बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट कोई मुझे कंफर्म कर दे कि मेरी आवाज़ ठीक आ रही है। हमने 5 पे जाना। कोई कंफर्म कर दे जी मेरी आवाज़ ठीक आ रही है। यस सर। ओके, ठीक है जी, क्लोज करें। अच्छा जी, हमने बेसिकली हमने ये पढ़नी थी टर्मिनोलॉजी जो है। अप्रोच, पीछे जाएं, पीछे जाएं, पीछे पीछे, बस 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 बस, आगे जाएं थोड़ा सा। चले, हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लो चार्ट्स पढ़ने हैं। तो होपफुली जो हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है, कल मैं क्लास नहीं कर सका, तो वो एक्चुअली अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप हैंड रेज करके पूछ सकते हैं, इफ एनीवन हैज एनी क्वेश्चन। जी, ये हमारा ने हैंड रेज किया हुआ है, पूछिए। जी हमारा। सर, वालेकुम सलाम। सर ये ट्रांसलेशन टेबल्स कौन से होते हैं? ट्रांसलेशन टेबल बेसिकली ये उन टेबल्स को कहते हैं जो कि डाटा को, बहुत सारे डाटा को कंपाइल करके एक यूजफुल इंफॉर्मेशन, आपने डाटा और इंफॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा आईटी के अंदर। तो बेसिकली टेबल्स वो होते हैं, जैसे आप कोई बहुत बड़ा सर्वे करते हैं तो उसके बाद उस सर्वे की सारी फाइंडिंग जो है वो एक छोटे से टेबल में आ जाती है। तो दोज काइंड ऑफ थिंग्स आर ट्रांसलेशन टेबल, ये कंट्रोल्स के तौर पर यूज किए जाते हैं। ठीक है, ओके। अच्छा जी, हम लोगों ने आज कोशिश करेंगे ये जो फ्लो चार्ट वाला मामला, इसे क्लोज कर दें। तो वो तो बाय लेवल हमने उसकी टाइप्स पढ़ी कि मैक्रो, मिनी और माइक्रो, और साथ ये याद रखें कि मिनी को मिडिस भी कहते हैं। ठीक है, तो वो ये था कि किस लेवल का फ्लो चार्ट है। पूरा सिस्टम अगर एक एग्जेक्टिव समरी बनी है तो वो मैक्रो फ्लो चार्ट है। उस के अंदर अगर किसी पर्टिकुलर लाइक परचेज का जो सिस्टम है उसके अंदर रिक्विजिशन है भी है, उसके अंदर ऑथराइजेशन भी है, उसके अंदर कोटेशंस भी हैं, कंपैरेटिव एनालिसिस भी है, फिर परचेज डिपार्टमेंट का काम है, फिर अकाउंट डिपार्टमेंट। तो ये सारा कुछ अगर एक चार्ट पे प्रेजेंट किया जाएगा तो वो मैक्रो चार्ट होगा। और अगर इसमें से मैं सिर्फ जो परचेज डिपार्टमेंट की वर्किंग है, ऑर्डरिंग है, उसके ऊपर उसको ड्रॉ कर दूंगा तो वो मिनी कहलाएगा। और अगर मैं फर्ज कर लें परचेज डिपार्टमेंट के अंदर भी मैं सिर्फ और सिर्फ कि जी जो परचेज ऑर्डर कौन करता है, कैसे कैसे करता है, कितनी कॉपीज बनती हैं, तो वो जो मैं ड्रॉ करूंगा उसे हम माइक्रो कहते हैं। ठीक है, अब जाते हैं हम लीनियर। इसकी जो डिफरेंट टाइप हैं विद रिस्पेक्ट टू देयर प्रेपरेशन टेक्निक्स जो हैं, तो लीनियर है, डिप्लॉयमेंट है और अपॉर्चुनिटी है। ठीक है जी, तो लीनियर चार्ट वो चार्ट होते हैं जिनके अंदर हम लीनियरी टेबल ड्रॉ करते हैं। A linear flow chart displays the sequence of work steps that make up the process। कि जी पहले लाइक ये प्रोसेस हो, यहाँ से प्रोसेस शुरू हुआ, ठीक है, ये प्रोसेस 1 हुआ, ये प्रोसेस 2 हुआ, ये प्रोसेस 3 हुआ, ठीक है, फिर एक प्रोसेस ये हुआ, फिर एक प्रोसेस ये हुआ, इसके ऊपर इन दोनों की प्रोडक्ट यहाँ आ गई, फिर ये। तो ये वाली जो इस तरह की डायग्राम होगी, टेक्निकली आगे जाके पढ़ते हैं कि डायग्राम में के अंदर ये सर्कल्स, ओवल्स, रेक्टेंगल्स, स्क्वायर्स के क्या मीनिंग है। ठीक है, तो डायमंड्स के क्या मीनिंग होते हैं, ये शक्लें जो हैं इनकी पर्टिकुलर मीनिंग है। लेकिन यहाँ ये समझने वाली बात है, दिस इज इनवैल्यूएबल इन आइडेंटिफाइंग रिडंडेंट और अननेसेसरी स्टेप। इससे हमें ये नहीं पता चलता कि इसमें से रिडंडेंट या नेसेसरी स्टेप कौन सा है। रिडंडेंट मीन जिसकी जरूरत नहीं है, बस ये सारे स्टेप जो हैं वो हमने उसके ऊपर ड्रॉ कर दिए होंगे। तो ये क्या कहलाता है, लीनियर फ्लो चार्ट। फिर डिप्लॉयमेंट के अंदर क्या होता है कि साथ साथ रिसोर्सेज भी आते हैं कि यहाँ कितने लोग काम करते हैं, कौन काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है। ठीक है, तो a deployment flow chart shows the actual process flow and identifies the people or groups involved in each step। people और के इसके अंदर
कि जी एक फ्लाम मैनेजर इन्वॉल्व है, एक फ्लाम मैनेजर इन्वॉल्व है, एक 2 3 लोग इन्वॉल्व हैं, ठीक है। तो उनकी जो डिप्लॉयमेंट है मुख्तलिफ प्रोसेस के अंदर लोगों की, वो भी इसके अंदर शो हो रही होती है। डिप्लॉयमेंट चार्ट शोज वेयर द पीपल और ग्रुप fit into the process sequence and how they relate to one another through the process। कि जी यहाँ पर ये 2 लोग इन्वॉल्व हैं, तो इस प्रोसेस का और इस प्रोसेस के ये 2 बंदे आपस में रिलेट करते हैं, इनका आपस में उससे उसको काम जाता है। तो ना सिर्फ लोगों का तयन होता है बल्कि आपस में वो किस तरह से उनका वर्किंग रिलेशन है वो भी पता चलता है। अपॉर्चुनिटी फ्लो चार्ट वो फ्लो चार्ट होते हैं जो कि इज अ वेरिएशन ऑन द लीनियर फ्लो चार्ट। ये जो लीनियर फ्लो चार्ट हमने सबसे पहले बनाया था जिसके अंदर डिप्लॉयमेंट नहीं थी लोगों की, द अपॉर्चुनिटी फ्लो चार्ट डिफरेंशिएट बिटवीन, ठीक है। इसके अंदर क्या है, वेरिएशन जो है वो ये लीनियर फ्लो चार्ट के ऊपर डिफरेंट वेरिएशंस को प्रेजेंट करते हैं। ये जो अपॉर्चुनिटी फ्लो चार्ट है जैसा कि इसके नाम से ज़ाहिर है, तो इसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं बिटवीन, आगे चलें जी, प्रोसेस एक्टिविटीज दैट ऐड वैल्यू, ठीक है, एंड प्रोसेस एक्टिविटी दैट ऐड कॉस्ट ओनली, ठीक है। कुछ एक्टिविटीज ऐसी हैं, अपॉर्चुनिटी से मुराद ये है कि जी ये वाली जो एक्टिविटी हो रही है तो ये क्या वैल्यू ऐड कर रही है प्रोडक्ट के अंदर, और ये वाली जो एक्टिविटी हो रही है कौन सी एक्टिविटी वैल्यू ऐड कर रही है और कौन सी एक्टिविटी कॉस्ट ऐड कर रही है, ठीक है। देखें ऑलमोस्ट हर एक्टिविटी कॉस्ट ऐड करती है, लेकिन कुछ एक्टिविटी ऐसी हैं जो कॉस्ट ऐड करने के साथ वैल्यू भी ऐड करती हैं, लेकिन कुछ एक्टिविटी ऐसी हैं जो कि वैल्यू ऐड नहीं करती। अब ये जो वैल्यू ऐड हो रही है या नहीं हो रही, इसका तयन किस चीज से होगा। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं, शायद ये बात वंस फॉर ऑल क्लियर हो जाए कि कौन सी एक्टिविटी वैल्यू ऐड करती है, कौन सी एक्टिविटी वैल्यू ऐड नहीं करती, ठीक है। देखें ये जो पेट बॉटल है, आप में से शायद किसी ने देखा हो कि शुरू में जब ये पेट बॉटल्स आई थी तो इनके नीचे एक ब्लैक सा पैंदा लगा हुआ होता था, ठीक है। ब्लैक सा एक, मतलब ऊपर बोतल होती थी और बोतल के नीचे एक ब्लैक सा वो होता था, यूं कहना चाहिए कि इसका अ, अ, वो बाउल सा होता था जिसके अंदर बोतल फिट हुई होती थी। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम वो ब्लैक टेक्नोलॉजी ने इम्प्रूवमेंट की, तो वो जो ब्लैक पेंदा था वो हटा दिया गया, ठीक है। अब उस ब्लैक पेंदे का बोतल के नीचे ऐड करना कस्टमर को कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रहा था, ठीक है। मैं इसको और आसान कर देता हूं, आप लोगों ने शायद नोट नहीं किया, एक बोतल बनती है, उसके ऊपर एक ऐसे राउंड स्टिकर लगा हुआ होता है, ठीक है, पेप्सी के ऊपर, कोक के ऊपर, ठीक है। पर्टिकुलरली मैं बात कर रहा हूँ स्प्राइट के ऊपर, ठीक है, जो कि मेरी ऑब्जर्वेशन थी, जिसके ऊपर मैंने ये ऑब्जर्वेशन नोट की। उसके अंदर जो स्टिकर लगा हुआ था शुरू में जब वो बोतल आई तो वो 6 इंचेस चौड़ा स्टिकर होता था और वो यूं करके रोल हुआ होता था, ठीक है। अब उस स्टिकर का रोल होना वैल्यू ऐड कर रहा है, टू बी फ्रैंक। अगर वो स्टिकर नहीं है तो कस्टमर के लिए उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक है। लेकिन उस स्टिकर का 6 की बजाय 4 इंच अगर उसे कर दिया जाए तो कस्टमर के लिए वैल्यू वही रहेगी। शायद कस्टमर के नोटिस में भी ये बात ना आए कि पहले वो 6 इंचेस का होता था, वो 4 इंचेस का कर दिया गया, किसी कस्टमर ने उसे नोटिस नहीं किया। इसका मतलब वो जो उसकी ज़ाहिर एक प्रिंटिंग कॉस्ट है जो कि एरिया के हिसाब से होती है, तो वो जो एक्स्ट्रा 2 इंचेस की प्रिंटिंग थी वो एक ऐसी एक्टिविटी थी जो कि कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रही थी। वो जो ब्लैक पेंदा नीचे ऐड होता था वो एक ऐसी एक्टिविटी थी जो कॉस्ट एक्टिविटी तो थी लेकिन वैल्यू एक्टिविटी नहीं थी। तो ये जो अपॉर्चुनिटी फ्लो चार्ट हैं, ये लीनियर फ्लो चार्ट्स के अंदर ही एक्टिविटीज को शो करते हैं, वो एक्टिविटीज जो सिर्फ कॉस्ट हैं और वो एक्टिविटी जो कॉस्ट तो हैं ही लेकिन वैल्यू भी ऐड कर रही हैं। इसलिए उसने कहा कि अगर हम लीनियर चार्ट के ऊपर ये बता दें कि जी कौन सी प्रोसेस एक्टिविटी हैं जो है वैल्यू ऐड कर रही हैं और कौन सी प्रोसेस एक्टिविटी हैं जो कॉस्ट ओनली ऐड कर रही हैं, ठीक है। तो उन दोनों को भी जब हम लीनियर फ्लो चार्ट के ऊपर मेंशन कर देते हैं, ऑब्वियसली अब ये देखें उसने पीछे लिखा हुआ था
कि जी ये कोई इतना टेक्निकल काम नहीं है, ठीक है। अब ये इस तरह की चीजें कि जी कौन सी एक्टिविटी वैल्यू ऐड कर रही है, कौन सी सिर्फ कॉस्ट ऐड कर रही है, इट्स नॉट एन ईजी टास्क। तो बहरहाल हमें इस बात की तो समझ लग जानी चाहिए। अब मैंने एग्जांपल भी दी है कि ये दोनों क्या हैं। एक वो जब हम जो कॉस्ट, वो एक्टिविटी प्रोसेस विच ऐड कॉस्ट ओनली एंड प्रोसेस विच ऐड वैल्यू, जो है कॉस्ट एंड वैल्यू बोथ, तो उनको शो करते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, वो डिप्लॉयमेंट फ्लो चार्ट कहलाते हैं। एंड फाइनली द सिंबल्स, कि जो इसके अंदर फ्लो चार्ट को ड्रॉ कैसे करना है, उसके अंदर सबसे पहली बात यह है कि यू मस्ट हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिंबल्स। अब ये जो सिंबल्स हैं, ये ज़ाहिर है डायग्राम के अंदर यूज होते हैं, तो हमें इनका मतलब पता होना चाहिए, तभी किस कोई बना भी तब भी सकता है और कोई अंडरस्टैंड भी तभी कर सकता है। तो सबसे पहले ओवल, ओवल आर यूज टू इंडिकेट द स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट्स, ठीक है। कि जब हम यहाँ ऐसे इधर से शुरू करेंगे, एक चार्ट जो है वो लीनियर है, डिप्लॉयमेंट है, अपॉर्चुनिटी है, जिधर को मर्जी जाता रहा, जो मर्जी होता रहा, एट द एंड वो यूं, तो इसके ऊपर वो शुरू हो रहा है, ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है और ये उसका एंडिंग। ओवल्स विल रिप्रेजेंट द स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट ऑफ द फ्लो चार्ट, ठीक है। बॉक्स, अ बॉक्स रिप्रेजेंट इंडिविजुअल एक्टिविटी और स्टेप इन द प्रोसेस। ये जो बॉक्स मैंने लगाया था, ये क्या है, ये एक इंडिविजुअल एक्टिविटी या प्रोसेस हम कह लें, उसे शो करते हैं। डायमंड्स, डायमंड्स मीन ये जो इस तरह के डायग्राम होते हैं, ठीक है। ये क्या कहता है जी, डायमंड्स आर यूज्ड टू शो डिसीजन पॉइंट्स, दीज माइट बी यस और नो, या इन्हें हम गो और नो गो भी कहते हैं। यस को अल्टरनेटिवली गो कहते हैं और नो को अल्टरनेटिवली नो गो भी बोलते हैं। तो कहता है ये जो डायमंड है, ये डिसीजन पॉइंट होते हैं। ईच पाथ emerging from the diamond must be labeled with one of the potential answer। मतलब ये फर्ज करें ये डायमंड बना हुआ है ना, तो इसमें से हम कहेंगे ये दो, तो ये जो है ये मे बी यस हो, ये मे बी नो हो। यस होगा तो फिर इधर को चले जाएंगे, नो होगा तो फ्लो चार्ट इधर को आ जाएगा, ठीक है। ओके। Circles, a circle indicate that particular step is connected with the page. A numerical value shown within a circle indicate the sequence of the connection। Like ये जैसे हम अकाउंटिंग में कैरी फॉरवर्ड ब्रॉड फॉरवर्ड नहीं कहते, तो फ्लो चार्ट के अंदर सर्कल जो है वो वाला काम करते हैं, ठीक है। लाइक यहाँ पर अगर हम ये सर्कल लगा देंगे, तो इसका मतलब ये है कि इस पेज पे बना हुआ फ्लो चार्ट जो है वो अगले किसी पेज के बने हुए वो प्रोसेस अगले पेज पे कंटिन्यू कर रहा है, ठीक है। समथिंग लाइक कैरी फॉरवर्ड। पेंटागन, pentagon is used to link a particular step of the process to another page or part of the flow chart। Letters are placed in the circle to clarify continuation। मतलब सर्कल से तो कंटिन्यूएशन कंफर्म होगी कि ये अभी एंड नहीं हुआ, क्योंकि वो ओवल नहीं है, वो सर्कल है, तो ये अगले पेज पे चला गया। अब पेज 1 का कोई प्रोसेस पेज 2 के साथ जब वो कनेक्ट होगा, तो उसे हम एक पेंटागन शेप के अंदर शो कर सकते हैं। फ्लो लाइन, ये जो मैंने बीच में लाइंस लगाई हैं, ये फ्लो लाइन होती हैं, जो कि आमतौर पर लेफ्ट टू राइट जो है इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो चार्ट, जो लेफ्ट टू राइट चलती है और हम उसको डायरेक्शन एरो लगा के शो कर सकते हैं। चलें जी आगे। अप्रोच टू ड्राइंग अ फ्लो चार्ट, ये पेपर में पूछा है उसने एक आध दफा। स्टेप्स क्या हैं, स्टेप्स टू ड्रा फ्लो चार्ट को कहता है जी बिग पिक्चर ड्रॉ कर लें, मैक्रो लेवल फ्लो चार्ट फर्स्ट। ऑब्जर्व द करंट प्रोसेस, दिस कैन बी डन बाय वॉकिंग थ्रू द करंट प्रोसेस एंड ऑब्जर्विंग इट इन एक्शन। ये जो करंट प्रोसेस है उसको आप ऑब्जर्व करें, इसका फ्लो चार्ट से कोई ताल्लुक नहीं है, ये एक ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, जो कि अगले स्टेप के लिए यूज होगी। अब उस ऑब्जर्वेशन के बाद कहता है रिकॉर्ड द प्रोसेस स्टेप्स यू ऑब्जर्व, नोट वेयर देयर इज अ लॉजिकल ग्रुपिंग ऑफ स्टेप, ठीक है। नोट वेयर, नॉट सॉरी नोट नहीं है, नोट है, कि जहां पर लॉजिकल उनकी आपस में ग्रुपिंग है वो भी नोट करें। अगेन ये एक नोटिस है और ये बेसिकली वर्क है। अरेंज द स्टेप्स इन सीक्वेंस, उनको सीक्वेंस प्रोसेस वाइज कर दें। ड्रा द फ्लो चार्ट, दिस शुड बी ड्रॉन एग्जैक्टली एज यू ऑब्जर्व, रिकॉर्डेड एंड सीक्वेंस द स्टेप, ठीक है, कि जैसे आपने ऑब्जर्व किया, रिकॉर्ड किया और उनका जो सीक्वेंस है लॉजिकल, उसके मुताबिक आपने उसको शो कर दिया, ठीक है। ये उसने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, इसको एक दफ़ा आप लोगों ने पढ़ लेना है। एक उसने बुक का रेफरेंस भी दिया हुआ है, वो भी ज़रा बीच में नोट कर लीजिएगा। शुड बी प्लेस्ड, वो उसने लिखा हुआ है, इफ़ पॉसिबल, ये लिखा है द स्टार्टिंग पॉइंट इन द सिस्टम इफ पॉसिबल शुड बी प्लेस्ड एट द अपर लेफ्ट हैंड कॉर्नर। वो उसने बताया हुआ है कि ये एक एक्सपर्ट था, मैथमेटिशियन था, उसने कहा था कि जी इसको इस तरह से बना लें तो ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो जाती। आगे उस पेज के ऊपर उसने बना के भी बताया हुआ, आगे चलेंगे। ये देखें अपर लेफ्ट हैंड,
ठीक है, अपर लेफ्ट हैंड, इधर से नहीं शुरू हुआ, इधर से नहीं शुरू हुआ, ठीक है। तो ये स्टार्ट है, रिसीव ऑर्डर, ये प्रोसेस है, चेक क्रेडिट लिमिट प्रोसेस है, ये डिसीजन पॉइंट है, पेंटागन बना हुआ है, यस है, फिर अगला प्रोसेस है, नो है, ठीक है, और फिर फिनिश है यहाँ तक। अब इस ये जो प्रोसेस ऑर्डर है, इस प्रोसेस का आगे एक फर्दर फ्लो चार्ट भी बन सकता है, अंडरस्टैंड। क्रेडिट लिमिट का आगे एक फर्दर फ्लो चार्ट भी बन सकता है। तो ये एक बहुत सिंपल सा फ्लो चार्ट है, मिनी है बेसिकली, मिनी लेवल फ्लो चार्ट, ठीक है। तो ना ये मैक्रो है, पूरा सिस्टम नहीं शो हो रहा, ठीक है ना, ये सिर्फ ऑर्डरिंग का फ्लो चार्ट है, और ना ये क्या कहते हैं माइक्रो है, कि जी माइक्रो तब होगा जब इस प्रोसेस की इंफॉर्मेशन दी जाएगी, वो माइक्रो चार्ट है। जब ये पूरा होल परचेज प्रोसेस के लिए चार्ट बनेगा, उसके अंदर ये भी आ जाएगा, तो वो क्या होगा, वो मैक्रो फ्लो चार्ट होगा, ठीक है। तो ये बेसिकली मिनी या मिडी है। चलें जी आगे। बस जी, हमने जो था ये फ्लो चार्ट के ऊपर हमारी डिस्कशन जो है वो मुकम्मल हो गई, ठीक है। अब कुछ उसने बताए हुए हैं स्पेशल आईटी कंट्रोल, कुछ पीछे डिस्कस किए हुए हैं, एप्लीकेशन कंट्रोल्स हैं। ये वैसे वो जनरल बात कर रहा है कि आईटी कुछ स्पेशल आईटी, स्पेसिफिक आईटी कंट्रोल्स क्या हैं। तो ये वाले जो स्पेसिफिक आईटी कंट्रोल्स हैं, ठीक है, ऑब्वियसली ये इनमें से कुछ एप्लीकेशन कंट्रोल्स भी, मोस्टली एप्लीकेशन कंट्रोल हैं, लेकिन ये जनरल आईटी कंट्रोल भी हो सकते हैं, ठीक है। हमने पीछे जो पढ़े हैं कंट्रोल्स के हवाले से, वो सारे एप्लीकेशन कंट्रोल्स के बाद हमने वो सारे एप्लीकेशन कंट्रोल्स थे, वो भी आईटी कंट्रोल होते हैं। तो ये कुछ उसकी और एग्जांपल्स दे रहा है, ठीक है, लेकिन इसको इसने हेडिंग क्या दिया हुआ है, स्पेसिफिक आईटी कंट्रोल। तो ये इनमें से कुछ जनरल भी हैं और कुछ इसमें से एप्लीकेशन कंट्रोल्स भी हैं। तो हमने ये पीछे पढ़ के भी हैं कि कंट्रोल टोटल जो है ये क्या है, ये भी एक एप्लीकेशन कंट्रोल है। कंट्रोल टोटल्स में बी यूज्ड व्हेन सेवरल ट्रांजैक्शन आर इनपुट फॉर द प्रोसेसिंग, लाइक सेल डे बुक के अंदर हमने अगर वीकली उसे हम उसका टोटल करते हैं, तो वो जो उसका टोटल चेक, टोटल के ऊपर जो कंट्रोल लगा हुआ है, 20 ट्रांजैक्शन, 30 ट्रांजैक्शन का जो टोटल है, वो क्या कहलाएगा, कंट्रोल टोटल कहलाएगा। आगे चलेंगे। हाय हाय, ये चेक डिजिट्स है। इसके अंदर उन्होंने बहुत कुछ टेक्निकल सी एक एक दो चीजें लिखी हुई हैं, जो कि मतलब शायद हमारे लिए यूजफुल नहीं है, लेकिन बहरहाल जो उसकी डेफिनेशन है वो क्या है, चेक डिजिट्स आर चेक्स विद इन अ कंप्यूटर प्रोग्राम, ये भी एप्लीकेशन कंट्रोल्स हैं, ऑन द वैलिडिटी ऑफ की न्यूमेरिकल कोड सच एज कस्टमर कोड, सप्लायर कोड एंड एम्प्लॉइज कोड, ठीक है। लाइक किसी कस्टमर को अगर मैंने 010573 ये कोड दिया हुआ है, तो ये जो चेक डिजिट्स हैं, ये बेसिकली कंप्यूटर प्रोग्राम ऑन द वैलिडिटी ऑफ की न्यूमेरिकल कोड्स, इसकी वैलिडिटी को कंफर्म करता है कि क्या ये उसी कस्टमर का कोड है, ठीक है। अब इसका आगे उसने प्रोसेस लिखा हुआ है, ठीक है, जिसकी कि हमें पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये हाईली टेक्निकल है। व्हेन चेक डिजिट्स आर यूज्ड, एवरी कोड इज गिवन एन एक्स्ट्रा डिजिट, हर कोड को कोई इधर एक्स्ट्रा डिजिट अलॉट किया जाता है। दिस इज अ यूनिक डिजिट ऑब्टेन फ्रॉम द अदर डिजिट इन द कोड, ये एक यूनिक डिजिट होता है, जो इस कोड में से ही कोई एक एक जो है वो डिजिट होता है, वो इसको दे दिया जाता है। आगे उसने एक एग्जांपल दे दी है, एन एग्जांपल माइट इलस्ट्रेट हाउ चेक डिजिट्स ऑपरेट इन दिस एग्जांपल, अ मॉड्यूल 11 चेक डिजिट सिस्टम इज यूज्ड, कि किसी कंपनी के अंदर 11 चेक डिजिट्स का जो सिस्टम है वो यूज होता है, ठीक है, वेयर द चेक डिजिट्स कैन बी एनी ऑफ 11 नंबर्स 0 to 9 और n to 10, ठीक है। जब हम मतलब उसको 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सॉरी -0 to 9 ये लिखा हुआ है, -0 to 9, तो ये क्या है, 11 जो है वो नंबर है, ठीक है, -0 +0 1 2 3 9 तक, ठीक है, तो ये 11 नंबर हैं, ठीक है। और हम इसको कह सकते हैं कि जी 10 तक जो नंबर होंगे सारे, 1 2 3 0 से लेके 10 तक, तो वो भी 11 डिजिट्स बन सकते हैं। तो कोड डिजिट्स जो है वो कहता है जी 2 है, ये कोड डिजिट है सारे का सारा, 2 3 4 7 6 ये कोड डिजिट है। इसकी वेटिंग क्या है, ठीक है, वेटिंग ये 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इसके अंदर अब हम क्या कर सकते हैं कि चेक डिजिट्स जो है वो हम इसमें से रख सकते हैं, लाइक 2 रखा हमने, ठीक है ना। तो ये जो 1 2 3 4 5,
तो जो हमने चेक डिजिट रखा, तो मल्टीप्लाई क्या करना है, पहले डिजिट को करना है। ये बेसिकली ऐसे कोड लिखा हुआ होगा। ये क्या है, ये कोड ऐसे होगा कि 2 3 4 6 7 ये कोड होगा। तो इस 2 को मैंने और एक हमने ऐड कर देना इसमें से 2 दोबारा, ठीक है, जो चेक इनमें से कोई एक कोड ऐड कर देंगे। तो ये टोटल फिर 6 डिजिट हो गए। इस पहले को 6 से, दूसरे को 5 से, जैसे वो सम ऑफ डिजिट में नहीं करते हम, उस तरह से। तो ये टोटल 6 डिजिट से इसको फर्स्ट वाले को जो हाईएस्ट नंबर है उससे मल्टीप्लाई करें, जैसे सम ऑफ डिजिट में करते हैं। तो ये इनका एक सम निकल आया 75। और जो चेक डिजिट मैंने रखा वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। तो ये जो 77 है, इन ए मॉड्यूल 11 सिस्टम द चेक डिजिट इज गिवन अ वेटिंग ऑफ 1 and it is calculated so that the total of all digits in the code multiplied by their weighting, ये इनकी weighting है, will add up to a multiple of 11। तो कहता है कि जी वो ऐड होके मल्टीपल ऑफ 11 बन जाएगी। ये जो भी यहाँ पर फिगर आएगी वो क्या होगा, 11 का मल्टीपल होगा, वो 11 से डिवाइड हो सकता है। इन दिस एग्जांपल द मल्टीपल ऑफ 11 is 77 and the tech digit 2 makes the total add up to 77। तो ये 77 कैसे बना, ये जो मैंने चेक डिजिट्स का एक डिजिट इसके अंदर मैंने एक्स्ट्रा डाला, उसने इसको क्या किया, उसने इसको मल्टीपल ऑफ 7 बना दिया। तो ये थोड़ा टेक्निकल है। पहले हमें ये मॉड्यूल 11 सिस्टम का पता होना चाहिए, लेकिन बहरहाल ये अंडरस्टैंडेबल है, इसको रट्टा ही मारा जा सकता है, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। लेकिन मेन डेफिनेशन ये है कि चेक डिजिट्स किस लिए यूज किए जाते हैं। आगे चलें। द 6 डिजिट कस्टमर कोड इज देयर फॉर, ये वो कहेगा, ये उसका कोड बन गया 2 3 4 6 7 2 1 2 3 4 5 6, ये उसका कोड बन गया। ये आप पीछे जाएं अगर देखें तो ये देखें, ये इसका 2 3, अगर ये चेक डिजिट ऐड करके ये मल्टीपल ऑफ 7 है, इसका मतलब है वैलिड कोड जो है वो ये बना, जो मैंने ऐसे लिखा था 2 3 4 7 पहले। चलें जी आगे। ओके, कंप्यूटर प्रोग्राम कैन कैरी आउट, ये सारा कुछ कहता है जी कंप्यूटर प्रोग्राम के अंदर हम कर सकते हैं, ये मैनुअली करने की जरूरत नहीं है। रेंज चेक्स एंड एग्जिस्टेंस चेक्स। रेंज चेक होता है कि हम कोई वैल्यू को रेंज दे देते हैं कि जी लाइक फर्ज करें किसी कस्टमर की मैंने क्रेडिट रेंज बना दी कि इसको मैं मैक्सिमम क्रेडिट इतने रुपए से लेके इतने तक दे सकता हूँ, कि इसको मैंने कम से कम उधार जो है, जब भी ये उधार खरीदेगा वो कम से कम 50,000 का खरीदेगा, और ज्यादा से ज्यादा ये उधार जो है ये 6 लाख का खरीद सकता है। तो ये जो मैंने एक कंट्रोल एस्टेब्लिश कर दिया, जो कि ऑब्वियसली एक एप्लीकेशन कंट्रोल है, ये क्या कहलाता है, ये रेंज चेक कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर उसने इसको किसी कस्टमर के लिए यूज कर लें, इसको किसी इन्वेंट्री की कोडिंग के लिए यूज कर लें, कि मैं जब इन्वेंट्री की कोडिंग करता हूं तो मेरे आइटम जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक है। अगर किसी इन्वेंट्री को इसके पहले या बाहर का कोड लगा हुआ है तो हम कहेंगे कि ये गलत कोड लगा हुआ है। तो रेंज मीन जब हम एक रेंज चेक कर रहे हैं, existence check is similar but the program check the actual existence of a particular code। for example in a payroll system, like फर्ज करें हम ये कहते हैं कि जी B73-2, तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि जी ये जो बंदा है ये इसको हमने ऐड किया हुआ है लाइक डिपार्टमेंट ए के अंदर। तो हम कहते हैं कि जो बंदा डिपार्टमेंट ए का है उसके साथ बी का तो कोड ही नहीं आ सकता। तो हम उसकी एग्जिस्टेंस के चेक के लिए जो इस तरह की एप्लीकेशन डेवलप कर लेते हैं उसे हम एग्जिस्टेंस चेक कहते हैं। आगे चलें। बैच टोटल्स हैं, सिंपल बात होती है। अब बैच टोटल इज फॉर्म ऑफ कंट्रोल टोटल। जैसे हम वो रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट को हम क्रॉस करते हैं विद दी रिसीवेबल लेजर के जो टोटल्स हैं उनके साथ, तो वो जो रिसीवेबल लेजर की लिस्ट बन के उसका टोटल बनता है वो बैच टोटल कहलाता है। तो ये भी इज ए काइंड ऑफ एप्लीकेशन कंट्रोल। ऑन स्क्रीन प्रॉम्प्ट्स, ये पीछे भी जिक्र हुआ, मैंने बताया कि कोई ऐसा कंट्रोल कि आपको फौरन पता लग जाए ऑन स्क्रीन कंप्यूटर के ऊपर कि हम ये गलत काम कर रहे हैं। लाइक मैंने बताया था संडे को एंट्री करना है कोई, या 25,000 से ऊपर हम किसी को कैश पेमेंट नहीं कर सकते। तो इफ वी आर मूविंग कैश पेमेंट लाइक 27,500, तो कंप्यूटर जो है वो मुझे प्रॉम्प्ट कर देगा कि भाई आप पेमेंट जो है वो गलत कर रहे हो। आगे चलेंगे। लिमिटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स हैं ये, हमने इंटरनल कंट्रोल के ऊपर बहुत कुछ पढ़ा अभी, ठीक है, और कंट्रोल एक्टिविटीज के अंदर हमने बड़ी बात की। हमने इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के जो 5 पिलर्स हैं हमने उन्हें डिस्कस किया।
ठीक है, और हमने ये देखा कि इंटरनल कंट्रोल एक बहुत इफेक्टिव चीज है इन असिस्टेंस ऑफ द मैनेजमेंट फॉर अचीविंग देयर ऑब्जेक्टिव्स, बट एट द सेम टाइम इंटरनल कंट्रोल्स हैव देयर लिमिटेशन। यानी उसकी लिमिटेशंस क्या हैं? सबसे पहली लिमिटेशन जो है वो ह्यूमन एरर है। आप जितने मर्जी कर, अभी क्या हुआ, आपने बड़े कंट्रोल बनाए, कंट्रोल टावर, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, पता नहीं जहाज का जो मैन्युफैक्चर है उसने कितने कितने कंट्रोल बनाए होंगे, तो क्या हुआ? प्लेन क्रैश हुआ कराची में, क्या हुआ? ह्यूमन एरर हुई है। कहाँ हुई है ये एक अलग बात है, ठीक है। तो ह्यूमन एरर इज ऑलवेज अ लिमिटेशन इन एनी सिस्टम। कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होते सिस्टम जो है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अच्छी बात है, लेकिन इनकी जो इनका कॉस्ट इफेक्टिव ना होना एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है। पीपल ट्राई टू रिड्यूस देयर कॉस्ट। पीपल, लोग क्या करते हैं, वो अपनी कॉस्ट रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं बाय हैविंग लो कॉस्ट सॉल्यूशंस, क्योंकि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के अंदर सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी होगी, लोगों की एम्प्लॉयमेंट होगी, ट्रेनिंग होगी, सब बहुत कुछ होगा, तो अल्टीमेटली ये कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होते। तो इनका कॉस्ट इफेक्टिव ना होना एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है। एंड देन कंट्रोल में बी इन प्लेस बट दे मे बी इग्नोर्ड। ओवरराइड ऑफ कंट्रोल, ये इट डिपेंड्स अपॉन द कंट्रोल इन्वायरमेंट, कि कंट्रोल होना काफी नहीं है, कंट्रोल होने के बावजूद भी वो ओवरराइड हो सकते हैं। तो ये सबसे ज्यादा खतरनाक बात होती है कि जब आपके पास कंट्रोल हैं लेकिन उनको कोई लोग जो हैं वो ओवरराइड कर रहे हैं, नो बडी इज चेकिंग दैट, ये ज्यादा खतरनाक बात होती है। तो उनका ओवरराइड होना एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है। कल्यूजन, कहता है जी आप 36 कंट्रोल बना लें, ठीक है, लेकिन कल्यूजन का मतलब क्या होता है? व्हेन सम पीपल विद इन द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम दे कोलैबोरेट टू गेट सम अनड्यू अनजस्ट एडवांटेज, टू चीट समवन। सर्कमवेंशन का वर्ड ऑडिटिंग में हम उसे बोलते हैं। सर्कमवेंशन मीन अ स्कीम ऑफ चीटिंग, ठीक है। तो जब स्कीम बना के चीटिंग की जाएगी तो फिर कंट्रोल कंट्रोल तो धरे के धरे रह जाएंगे, ठीक है। तो अल्टीमेटली जो है ये जो कंट्रोल है, कल्यूजन में मीन दैट सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज इज इनअफेक्टिव। यानी आपने सेग्रीगेशन ड्यूटी, सिक्योरिटी गार्ड है, साइकिल वाला है, फलां है, यूं है, ठीक है। तो अगर जो साइकिल स्टैंड वाला है वही चोरों के साथ मिल जाएगा तो कंट्रोल तो फारग हो गए। मतलब साइकिल स्टैंड के ऊपर जो बंदा खड़ा है और जो आपका सिक्योरिटी गार्ड खड़ा है, ये दो कंट्रोल हैं। अगर ये दोनों आपस में मिल के ये इरादा कर लें कि रोज एक साइकिल चुरानी है तो कोई मुश्किल काम नहीं है। कंट्रोल होने के बावजूद साइकिल चुराई जाएगी, ठीक है। उसको फिर और तरीके से कवर किया जाएगा, लेकिन हर कंट्रोल के अंदर क्लूजन का एलिमेंट बहरहाल मौजूद रहता है। तो ये इंटरनल कंट्रोल्स की बेसिकली लिमिटेशन है। आपको आना चाहिए, ये पूछ सकता है पेपर के अंदर, सिनेरियो में भी इनकी डिस्कशन हो सकती है। आगे चलें। प्रॉब्लम ऑफ स्मॉल एंट्रीज, कहता है जी स्मॉल एंट्रीज का एक इशू ये है कि ये जो कॉस्ट इफेक्टिवनेस की लिमिटेशन पड़ी है ना हमने, तो स्मॉल एंट्रीज के अंदर ये बहुत ज्यादा इसका रोल होता है, एक्टिव हो जाती है ये वाली लिमिटेशन, क्योंकि उनके यहाँ इतने रिसोर्सेज होते नहीं हैं, ठीक है। तो उनका उनके यहाँ लैक ऑफ रिसोर्सेज का होने की वजह से वो इतने लोग डिप्लॉय नहीं कर पाते। जब लोग डिप्लॉय नहीं होते तो अल्टीमेटली सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी नहीं होती। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी के बगैर कंट्रोल इंप्लीमेंट नहीं हो सकते सिस्टम। तो ये एक बहुत बड़ा उनके अंदर ड्रॉबैक है। लेकिन एट द सेम टाइम आमतौर पर इन लोगों के यहाँ मैनेजर ओनर रिलेशनशिप होता है। मैनेजर ओनर रिलेशनशिप का मतलब क्या है कि वो बंदा खुद ही मालिक है, खुद ही मैनेजर है, ठीक है। वो सुबह आता है, दुकान खोलता है, खुद ही सेल काउंटर पे खड़ा होता है, खुद ही पैसे पकड़ता है, खुद ही दुकान पर आता है, खुद ही जाके परचेज करता है, खुद ही इन्वेंट्री मेंटेन करता है, खुद ही शाम को कैश गिनता है, खुद ही उसे डिपॉजिट कराता है, खुद ही दुकान बंद करके चला जाता है। तो ये इन अ सेंस ये गुड थिंग भी है, लेकिन इन अ सेंस ये बैड थिंग भी है। गुड थिंग इस सेंस में है कि ही डज नॉट हैव टू रिलाई ऑन अदर्स फॉर हिज बिजनेस, वो खुद हर चीज काम कर रहा है। लेकिन बैड थिंग इस सेंस में है कि देयर इज नो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी एंड देयर इज अ ह्यूमन कैपेसिटी, बिल्ट इन ह्यूमन कैपेसिटी। एक बंदा इतने सारे काम करेगा तो उसमें कहीं ना कहीं उससे गलती हो जाएगी, ठीक है। तो लिहाजा वो कहता है कि ये उनके यहाँ भी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम होते हैं, लेकिन उनके यहाँ बहुत ज्यादा रिसोर्सेज नहीं होते। बिल्कुल एक बंदा भी नहीं होता, लेकिन 12 रिसोर्सेज कम होते हैं, लिहाजा सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी उतनी नहीं होती। लेकिन एट द सेम टाइम
उनके कम रिसोर्सेज होना जो है वो एक पॉजिटिव एलिमेंट भी मौजूद। ओपन कंट्रोल सिस्टम इन स्मॉल एंटिटीज आर बेस्ड ऑन द हाई लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट बाय द डायरेक्टर एंड ओनर्स। Authorization and performance review control within the owner manager personally authorizing many transaction। वो खुद ही सारी ट्रांजेक्शन कर रहा था, तो ये एक स्ट्रॉन्ग पहलू है स्मॉल एंटिटीज के इंटरनल कंट्रोल का। लेकिन लैक ऑफ सेग्रीगेशन ड्यूटी एक वीक पहलू है, ये एक डिस्कशन हुई हुई है बेसिकली। और बिकॉज ऑफ द likely active involvement of the owner manager, the attitude and actions of the person will key to the auditor's risk assessment। के चूंकि तो ऑडिटर की रिस्क असेसमेंट फिर स्मॉल बिजनेसेस में क्या होगी, चूंकि मैनेजर हो ही ओनर है, वो ज्यादा इन्वॉल्व है हर कंट्रोल के अंदर, तो उसका एटीट्यूड कैसा है। अगर उसका एटीट्यूड बहुत मोहतात है, केयरिंग है, तो फिर रिस्क असेसमेंट लो रिस्क असेस होगा। और अगर वो एक ही बंदा है, वो कहता है यार मैं क्या क्या करूं, बस ठीक है चला रहा हूं काम, तो फिर रिस्क जो है वो हाई हो जाएगा। However, the auditor will often see this management involvement as only partial substitute for the normal intern। कहता है ये partial substitute है, ये एक drawback भी है। The following problems, ये problem कहता है हो सकते हैं। There may be lack of evidence as to how system are supposed to operate। जाहिर है जब एक बंदा सारा कुछ करेगा तो एविडेंस कहाँ होंगे। There may be lack of evidence of control। How does the auditor know that the control exists and being। एक बंदा कहता है जी मैं खुद ही कर रहा हूँ, अब उसके हिसाब से कंट्रोल तो है, लेकिन ऑडिटर के पास उसका कोई एविडेंस नहीं है। अगर परचेजर डिफरेंट हो, सेलर डिफरेंट हो, बैंक वाला बंदा, तो उनके सबकी वर्किंग होगी। ठीक है, मैनेजमेंट में ओवरराइड द कंट्रोल, ये एक लिमिटेशन है ही है। मैनेजमेंट में लैक एक्सपर्टीज। अब मैनेजमेंट जरूरी तो नहीं है एक बंदे के पास पैसे हों तो वो मैनेजमेंट एक्सपर्टीज भी रखता हो, तो ये भी एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है। आगे चलेंगे। There is unlikely to be an independent person with the management team as there would be within those charged। तो और हाँ, जब हम एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो जब ओनर ही सारा कुछ कर रहा होता है तो वो इंडिपेंडेंट बहरहाल नहीं होता, तो इंडिपेंडेंट पर्सन जो है वो लैक कर रहा होता है। तो ये वो प्रॉब्लम है जो स्मॉल एंटिटीज के इंटरनल कंट्रोल्स में आते हैं। आगे चलिए। ले जी, कल हम इंशाल्लाह ताला यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि एवेल्युएशन ऑफ द कंट्रोल एंड ऑर्डर रिस्क असेसमेंट, कि ये जो अब हमने ये सारा अंडरस्टैंडिंग ले ली है, अब हम उसकी एवेल्युएशन करेंगे। ठीक है, कि किस तरह हमने उसकी एवेल्युएशन करनी है। ज़्यादा लेंथी टॉपिक नहीं है, आगे चलें ज़रा। हाँ, मैंने बताया कि ज़्यादा ये सारी पीछे पड़ी हुई कुछ बातें हैं। ये रिस्क स्पेशलाइज्ड आईटी सिस्टम, इसके ऊपर भी बात कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो ये मेरा ख्याल है ईडीआई करके तो ये क्लोज हो जाएगा। तो इंशाल्लाह ताला कल हम इसे क्लोज करेंगे, क्योंकि आज थोड़ी सी वो चीज़ें हैं, इसको आप पढ़ें। ये चैप्टर पढ़ने की देर है, उसके बाद अब हमारी जो स्पीड है वो उसके अंदर एकदम आप थोड़ी सी चेंज देखेंगे। उसकी वजह ये होगी कि अंडरस्टैंडिंग लेवल यहाँ मुकम्मल हो गया है। अब आगे एप्लीकेशन लेवल है। लाइक वो कहेगा जी इन्वेंट्री के सब्सटेंटिव प्रोसीजर क्या हैं, रिसीवेबल के क्या हैं, कैश एंड बैंक। अब ये सारे एक ही लेकिन चैप्टर अलग-अलग बने हुए हैं। पेएबल्स के क्या हैं, ये मैंने मेरा 4 चैप्टर तो आपको मैंने यही गिनवा दिए। 5 ये हो गए, 4 ये हो गए, कितने हो गए 9। एंड लाइक दैट आगे जो है वो आगे से हम एक चैप्टर पहले ही ऑलमोस्ट पढ़ चुके हैं जो बहुत मेजर चैप्टर था, 10 हो गए। तो ये अब आगे चीज़ें जो हैं थोड़ी सी फास्ट ट्रैक में चलनी है, तो आप लोगों की इन्वॉल्वमेंट जो है वो बहुत ज़रूरी है। इंशाल्लाह ताला कल हम इसे चैप्टर को ख़त्म करेंगे। बीच में संडे मंडे आएगा, ऑफ है आपका, तैयारी करेंगे इंशाल्लाह ताला। प्रोबेबली ट्यूसडे वेडनेसडे को इसका टेस्ट करेंगे और ट्यूसडे को हम अगला चैप्टर इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच जी। अल्लाह मियाँ आपको अपनी हिफ्ज़-ए-ईमान में रखिए। इसको घर पढ़िएगा, कोई क्वेश्चन हुआ तो हम देख लेंगे। थैंक यू वेरी मच।